दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में भारत एक्सप्रेस के चेयरमैन श्री उपेंद्र राय ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और हमारे सहयोगी देवनाथ ने उनसे खास बातचीत की। उन्होंने भी चुनाव के दौरान खासतौर पर दिल्ली को लेकर, अन्य क्षेत्रों को लेकर अपनी एक एनालिसिस रखी है, वो भी आपको सुनवाते हैं। इस बार दिल्ली के सभी सीटों का जो समीकरण है और जो राजनीतिक हालात हैं उसमें सबसे बेहतर विकल्प ये बताएंगे सर हमारे। सर ये बताइए कि आप इतने साल से वोट दे रहे हैं, पहली बार एक चेहरा बड़ा हो गया है और मुद्दे थोड़े गौड़ हो गए हैं, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, पहली बात है कि मैं यहाँ एक वोटर की तरह आया वोट देने के लिए, तो मैं अपने चैनल के एडिटर इन चीफ या प्रधान संपादक की तरह बात न करके एक वोटर की तरह बात करना चाहूंगा। बेशक जब चुनाव आता है तो हर पार्टी का अपना अधिकार है कि वो अपने अच्छे कामों को गिनाती है, बताती है। आम आदमी पार्टी ने एजुकेशन के सेक्टर में काम किया। मुझे याद है कि 2022 में मैं लंदन था, तो उस वक्त जो है वर्ल्ड के सारे एजुकेशन मिनिस्टर्स का कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। मैं सेंट जेम्स कोर्ट होटल में ही रुका हुआ था, जो ताज ग्रुप का होटल है, अक्सर मैं वहीं रुकता हूँ। तो वहाँ मनीष सिसोदिया जी मुझे मिल गए, उनकी पूरी टीम भी थी, बहुत सारे IAS अफसर उनके टीम के थे। तो मैंने पूछा कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, तो बोले कि नहीं, एजुकेशन का कॉन्फ्रेंस हो रहा है और आज संजोग से उन्हीं के बनाए एक स्कूल में वोट डालने के लिए हम लोग आए हैं। ये देख के कह सकते हैं कि एजुकेशन में आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम किया। तो आम आदमी पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया एजुकेशन, और उनके इस मुद्दे ने उनके लिए सहयोग भी काम किया। लेकिन उधर 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किए हैं वो काम भी काबिले तारीफ है। एक काम की तुलना में जरूर आज गिनाना चाहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना काम बीजेपी सरकार ने किया है 10 सालों में, वो भूतो न भविष्यति था। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं लखनऊ में हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन किया, तो जब मैं अपने गांव शेरपुर गाजीपुर से जब निकलता था तो लखनऊ पहुंचने में 12-13 घंटे लगते थे। जब ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है और मैं जब दिल्ली से निकला हूं अपने गांव, तो आप ये समझ लीजिए कि दिल्ली से शेरपुर पहुंचने में मुझे टोटल लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी, आप समझिए कि नोएडा मतलब दिल्ली से निकले करीब 3 घंटे में हम आगरा पहुंच गए। 3 घंटे में हम 4 घंटे में हम आगरा से लखनऊ क्रॉस कर गए और लखनऊ से अपने गांव करीब 2.5 घंटे में पहुंच गए। तो आप ये समझिए कि 3, 3, 6, 2, 8, 8.5 घंटे में हम 1000 किलोमीटर की दूरी क्रॉस करते हुए अपने गांव पहुंच गए। इतनी दूरी हम 384 किलोमीटर है मेरे गांव से लखनऊ, 13 घंटे लगते थे। आप सोच के देखिए कि कितना मतलब कितना परिवर्तन आया, लोगों के जीवन में कितनी गति आई, उद्योग धंधों को कितना बढ़ावा मिला। और इसके अलावा जो कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि भाई 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना इकोनॉमिक्स के सिद्धांत के खिलाफ है, क्योंकि मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई की गैप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जो है लोग कहीं न कहीं आलसी होते जा रहे हैं। उनको एक नया जो एक पैराडिगम शिफ्ट या क्वांटम जंप लाइफ में जो मिलना चाहिए, उनको घर बिठे बिठाए आप खिला रहे हैं तो उनको कुछ और ज्यादा करने की इच्छा नहीं है। एक आश्वासन है उनको कि घर पे खाना मिल रहा है, और लोगों के पेट का ध्यान करना वेलफेयर गवर्नमेंट का पहला लक्ष्य है, पहला नियम है। तो मेरा ये मानना है कि ये चुनाव जो है 2024 का, 2014, 2019 और 2024, ये सबसे संतुलित चुनाव है। ये चुनाव तय करेगा कि 10 साल में बीजेपी ने कितना अच्छा काम किया है, और यही चुनाव तय करेगा दिल्ली के जो रिजल्ट आएंगे कि केजरीवाल को जनता ने स्वीकारा या नकार दिया। तो एक गैप था जो सरकार ने एक तरीके से मोदी ने अपने व्यक्तित्व से भर दिया। बिल्कुल जाहिर सी बात है, कोई प्रधानमंत्री इससे पहले बच्चों के लिए परीक्षा पे चर्चा के लिए समय कहाँ निकालता है, वो जो है छोटे छोटे कार्यक्रमों में भी कहाँ पहुंचता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत ही सजग व्यक्ति हैं, सजग प्रधानमंत्री हैं, सजग प्रहरी हैं और सजग राजनेता हैं। और जो कहा जाता है कि एक छोटे बच्चे में जितना एनर्जी होती है, इस उम्र में भी उनके अंदर इतनी एनर्जी है, इतना काम करने का साहस है, तो कुछ न कुछ उसका असर, उसका व्यक्तिगत फायदा तो मिलता ही है। शायद यही वो आधार है कि जिसके आधार पर वो अपने नाम पर चुनाव लड़ते हैं। देश, भारत जैसे देश का, या इतनी बड़ी डेमोक्रेसी जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उसका चुनाव PM मोदी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है। तो ये कॉन्फिडेंस कहीं न कहीं उनके अंदर है अपने कामों को लेकर। तभी सवाल, जब दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में खास करके आपकी बातचीत से लगता है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में काम को लेकर एक तुलनात्मक विश्लेषण है, लेकिन देश के क्या बाकी हिस्सों में ऐसा है क्या? देखिए, वो लोकल लीडरशिप पे डिपेंड करता है। ओवरऑल मोदी जी के काम को देखेंगे या उनके परिश्रम को देखेंगे, उनके कंट्रीब्यूशन को देखेंगे, तो उनके पैरेलल कोई नेता नहीं है, हर कोई मानता है। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी काम को देखेंगे तो आम आदमी पार्टी के काम को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। मैं नहीं नकारता, मैं झूठ नहीं बोलता और मुंह देखी बात नहीं करता।
एक सवाल और भी बनता सर कि अब जब आपने वोट किया है, एक वोटर की तरह आपने वोट दिया है, आपके लिए देश की सुरक्षा, आपके लिए एजुकेशन या सड़कें क्या बड़ा मैटर करता है? मेरे लिए देश की सुरक्षा सबसे पहले मैटर करती है जी। और देश की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए, देश सर्वोपरि ही होना चाहिए, देश से ऊपर कुछ नहीं। जी। मोहब्बत या मुल्क कहा जाता है तो मेरे लिए हमेशा मुल्क पहले रहेगा, मोहब्बत बाद में रहेगी। सर एक अंतिम सवाल कि जब ग्राउंड जीरो पर जब हम भारत एक्सप्रेस की टीम जा रही थी तो हमने महसूस किया कि इस सरकार ने जो एक संवादहीनता की जो स्थिति थी वो लगभग खत्म किया। सबसे संवाद कर रहे हैं, कभी किसी से सरकार कर रही है। आप ये समझते हैं कि जो देश का परिप्रेक्ष्य है वो इस बार ऐसा है कि मोदी सब जगह मोदी ही मोदी? देखिए, मोदी लहर जितना 2014 में थी उससे ज्यादा 2019 में थी, और 2019 के बाद 2024 का चुनाव है। बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो मोदी नाम की लहर तो है और वो लहर दिख भी रही है। और जाहिर सी बात है कि वो इतने आश्वस्त हैं, इतने कॉन्फिडेंट हैं, और जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लोग जिस तरह से परिश्रम कर रहे हैं, देश का सबसे बड़ा काडर है, सबसे बड़ी पार्टी है, और जिस तरीके से मुझे लग रहा था कि पहला, दूसरा चरण, तीसरे चरण के बाद उन्होंने अपने काडर को जिस लेवल पे एक्टिव किया, पेनिट्रेट किया, वो काबिल तारीफ। राम मंदिर कितना बड़ा इशू है? राम मंदिर बहुत बड़ा इशू है। राम मंदिर सबके मन को छूने वाला इशू है। राम मंदिर सबके मन के अंदर एक भरोसा, एक नई ऊंचाई देने वाला इशू है। उसका फायदा मोदी जी को मिलेगा। कि सर आपने बतौर पत्रकार बहुत सारे इलेक्शंस देखे होंगे, आप बतौर पत्रकार इस इलेक्शन को कितना फर्क मतलब महसूस करते हैं? देखिए, ये इलेक्शन उतना आसान इलेक्शन नहीं था, इसीलिए मैंने कहा कि ये सबसे संतुलित इलेक्शन है, और इसीलिए बीजेपी को भी ग्राउंड पे बहुत मेहनत करनी पड़ी, और उनके मेहनत का फल उनको मिलता हुआ दिख रहा है। ये काबिले तारीफ बात है। आप कितनी सीटें आंकते हैं सर? मुझे लगता है कि बीजेपी 300 सीटों तक आएगी। 300 सीटों तक। तो शुक्रिया सर, आपने बात किया हमसे। तो 300 सीटों के आंकड़े की बात, और आप देखिए कि जिस तरीके से ग्राउंड जीरो से लेकर के जो वोटरों का रुझान है और वोटरों की जो समझ है वो किस आधार पर वोट कर रहे हैं, विकास कितना बड़ा इशू है, बाकी एजुकेशन कितना बड़ा इशू है, इन सबको लेकर के सीएम सर ने अपनी राय रखी।